हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में। कुछ बुक्स में बच्चों ये चैप्टर दिए होंगे ऊंचाई तथा दूरी के नाम से, ठीक है, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जो मेन एनसीईआरटी की अगर आप बात करेंगे तो एनसीईआरटी में चैप्टर दिया हुआ है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के नाम से, ठीक है, और कुछ बुक में किस नाम से दिया हुआ है, ऊंचाई और दूरी के नाम से। ये चैप्टर नंबर 9 है। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 तक चीज़ें कंप्लीट पढ़ ली हैं। और मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि इस चैप्टर से आपके सिलेबस में कुछ कटा हुआ है नहीं, ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, तो यहाँ पे कुछ कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही क्यूट सा और बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज करवाने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहूँगा। सबसे पहले इस चैप्टर को करने से पहले हमें तैयार क्या होने चाहिए? इस चैप्टर को करने से पहले हमें तैयार होने चाहिए सर कम से कम 1 से लेकर 15 तक के, 1 से लेकर 15 तक के हमें याद होने चाहिए। 20 तक करिए, 15 तक मत करिए, वर्ग। 1 से लेकर 20 तक हमें वर्ग याद होने चाहिए, जिससे कि हमें क्वेश्चन करने में समय हमारा बचता है। दूसरी चीज, हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए और कुछ और भी बातें, जैसे हम सीढ़ी लगाते हैं तब क्या होगा, अगर कोई खंबा दिया हुआ तो खंबा हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम क्या लिखेंगे, कुछ जो हमें वर्ग याद करने हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको भी याद होने चाहिए, सबके स्क्वायर याद होने चाहिए। 6 के भी स्क्वायर 5, ठीक है, 8, फिर 8 के बाद से 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। इतने कम से कम चीज़ें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 1 से 10 तक लिखेंगे, फिर 1 से 10 के बाद से कहाँ तक लिखेंगे, फिर 1 से 10 के बाद से 11 से 20 तक लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है, कम से कम ये आपको एकदम जबान पे रटा हुआ होना चाहिए। फिर से देखिए, मैं एक बार एक चीज़ बहुत बार बार बहुत बेसिक तरीके से आपके साथ रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इतनी जो चीज़ें लिखवाई जा रही हैं, ऐसा नहीं कि और सारे के याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको ये याद हो जाएंगे ना, तो ऐसा नहीं याद होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन कर पाएंगे, टाइम बचेगा। कम से कम हर में अगर हम बोल दें कि हर क्वेश्चन करने में आपके 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड बच जाएंगे, तो सोचिए उसकी अहमियत को आप लोग तराशिए कि क्या 10 सेकंड आपके लिए कीमती है कि नहीं है। सर हमारे लिए तो कीमती है, सबके लिए कीमती है। बच्चा देखिए, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर सर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का, अब 18 सर 18 का आपको 18 का क्या होगा यार, चलो यहाँ पर मैं आपको वही बता भी देता हूँ, और थोड़ा सा को याद भी नहीं आ रहा, 300 कुछ होता था, शायद 324 होता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, चेक कर लेते हैं। देखिए, तो स्क्वायर निकालने के लिए करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए 6 और ये 4, 6 8 बन जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 14। जैसा कि मैंने बोला था 24, 324, तो लग रहा है 324 ही होगा, 2 और यहाँ पे 324, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप स्क्वायर को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम निकालना चाहें तो बस क्या करना है सर, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है सर, मल्टीप्लाई कर देना। जैसे देखिए यहाँ पर हम, लेकिन क्या हो रहा था आपको अगर याद है तो देखिए, जैसे 19 इंटू हम 19 कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेगा कोई, सर 9 9 81, 1 8 9 1 9 17, सर 9 और फिर सर 1, क्या आएगा सर 1 और फिर निकाल के बताएगा 3, तो आएगा सर 361। अब देखिए, एक बच्चा मल्टीप्लाई करके बताए, स्क्वायर करने के लिए आया तो, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पे हर एक जगह आपको स्क्वायर करने के लिए आएंगे। अब जैसे मान लीजिए आप हमारे स्टूडेंट हैं, उससे बोला कि अच्छा 9 का स्क्वायर आ रहा है, तो ऐसे ऊपर देखेंगे कि अच्छा 9 का स्क्वायर
361। और यहाँ पर करने में कितना टाइम लगा सर? 361। ऐसे 20 का अगर आपसे कोई बोलेगा तो जिसको याद है कहेगा सर जी 400, और जिसको याद है कहेगा सर जी 20 इंटू में 20, सर जी 0 ज़ा 0 0 ज़ा 0 2 0 ज़ा 0 2 2 ज़ा 4, सर 400। कितना समय लगा? मान लीजिए कम से कम 10 सेकंड भी लगा तो वो 10 सेकंड आपका वेस्ट हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप 9 का भी कोई मल्टीप्लाई करेगा 11 इंटू 11, सर ये 1 1 इंटू में 1 इंटू में सर 1 तो बताएगा 1 2 1। लेकिन अगर आपको याद है तो आप क्या कह देंगे सर तुरंत 1 2 1। ये आपको 5 सेकंड बचा रहा है, 10 सेकंड बचा रहा है। तो अगर मान लीजिए 10 सेकंड बचा रहा है, 2 क्वेश्चन आएगा तो 20 सेकंड में आप किसी और अगले क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको ये याद होना चाहिए। और एक ही बार बच्चों स्क्वायर का बस यूज नहीं आता है, उसमें 3 बार स्क्वायर करना होता है पाइथागोरस थ्योरम में। तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो यहाँ से आपको 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं। क्या करने हैं सर? बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखने हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे की बात करेंगे। स्क्वायर तो सर याद हो गया, स्क्वायर तो सर याद हो गया। स्क्वायर के बाद से दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। तो ऐसे तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को त्रिकोणमिति वाले ही चैप्टर में बताया था, त्रिकोणमिति का परिचय। लेकिन क्योंकि यहाँ पर उसके प्रयोग होंगे तो यहाँ पर बताना भी भाई जाहिर सी बात है, तो पहले मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगा। और फिर टाइम बचती है तो क्योंकि एक ही एक्सरसाइज दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो उस एक्सरसाइज को भी हम लोग हल कर रहे हैं यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर टाइम नहीं बचता है तो उसको अगले लेक्चर में करेंगे, देखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग सर किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? सर यहाँ पर अब जो चर्चा हो रही है वो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हो रही है। अब पाइथागोरस थ्योरम है क्या? लगेगा कहाँ? तो लगेगा कब लगेगा सर? ये देख लीजिए, ये क्या है सर? समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस थ्योरम तभी लगेगा जब समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, जब समकोण त्रिभुज होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है सर? सर पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। अब यहां से प्रश्न उठ के आता है, सर जी यहाँ पे कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है और आधार क्या होता है? इसके बारे में तो हमें जानकारी ही नहीं है। तो अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो जानकारी होगी, त्रिकोणमिति का परिचय नहीं देखा हो तो जानकारी नहीं, तो मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ। जो 90 डिग्री का कोण है समकोण त्रिभुज में, उसके सामने की जो भुजा होगी ये होगी बच्चों, ये कहलाएगी कर्ण, जिसे इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, क्या कहलाएगी सर? कर्ण कहलाएगी। कौन सी भुजा कर्ण कहलाएगी सर? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। अब जैसे मान लीजिए कोई इसमें से कोण थीटा दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यही कोण है, एंगल थीटा दिया हुआ है, तो जो थीटा दिया रहेगा बच्चों, थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर। क्या कहलाएगी सर? लंब कहलाएगी। अगर हम ये थीटा ले लेते तो ये लंब हो जाता, अगर ये 90 डिग्री होता तो ये कर्ण हो जाता। ये नहीं है हमेशा कि जो स्लोप होगा वही कर्ण होगा, याद रख लीजिए। ऐसा नहीं कि जो स्लोप होगा वही हमेशा कर्ण होगा। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा फिगर बना के दे दिया है कुछ इस प्रकार से, और मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री दे दिया, तो ये मत सोचिए कि यही वाला है। 90 डिग्री दिया हुआ है तो समझ जाइए यही होगा। ठीक है, ऐसा तो शायद देगा नहीं, लेकिन अगर दे देगा तो मैं बता दे रहा हूं कि 90 डिग्री के सामने वाला ही क्या होगा? कर्ण होगा। इतना हमें याद रखना है। और फिर जो भुजा बचेगी वो क्या हो जाएगा सर? वो आधार हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वो आधार हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से ये आपका पाइथागोरस थ्योरम काम करता है। इसको भी नोट्स बना लीजिएगा। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, वो आपके इस चैप्टर में सॉल्व करने के लिए प्रयोग होने वाला है। इसलिए ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ अब ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको लंब और आधार भी निकालने होते हैं। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला ये हो गया, और जब लंब और आधार निकालने होंगे, अब जब कर्ण निकालना होगा तो आपको तो स्क्वायर आने ही आने चाहिए। लेकिन देखिए, अगर जैसे मान लीजिए आपसे आधार लंब निकालने के लिए बोल दिया, तब क्या होगा सर? फॉर्मूला बदल जाएगा जी, बिल्कुल ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर हमें लंब निकालने के लिए बोल दे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? लंब का स्क्वायर, और आधार को सर इधर लेते आइए, क्या हो जाएगा सर? कर्ण का स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा। और फिर इसी प्रकार अगर हमें आधार निकालना हो तो आधार का स्क्वायर बराबर सर कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, ये तो फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले की बात। अच्छा,
अब यहां पर अगर आपको कर्ण निकालना है तो आपको आधार और लंब दोनों के स्क्वायर पता होने ही होने चाहिए। लेकिन 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 अगर आपको लंब या आधार निकालना है तो यहां पे होता है कि स्क्वायर न निकालने से अच्छा है कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला निकालें। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा ये बी है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि जो हमारा आधार दिया हुआ है ये बी है और लंब हमारा सी है और कर्ण हमारा ए है, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण नहीं निकालना है, तो इसमें तो हमारा कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। लेकिन जब हमें लंब निकालना है तो लंब के समय देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब सर सी है ना, तो सी का स्क्वायर इक्वल टू में सर ए का स्क्वायर और माइनस में बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे, क्या हो जाएगा सर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को लगाते ही आप यहाँ पे स्क्वायर खोलने की जरूरत नहीं है, प्रश्न इजी हो जाता है। स्क्वायर खोलने से प्रोसेस लंबा हो जाता है जिससे कि समय अधिक लगता है, और हमें एक अच्छा कैलकुलेशन करना, एक अच्छा मैथमेटिक स्टूडेंट वही कहलाएगा जो किसी क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर सके। तो इन फॉर्मूला का प्रयोग हम कम समय में लगाने के लिए ही खोला जाता है, इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हमें बी भी निकालना है तो सर बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सर बी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस में सी का स्क्वायर, फिर वही फॉर्मूला हम लगा सकते हैं ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस सी। ठीक है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस सी। तो ये भी फॉर्मूला बहुत यूज होता है, मैं इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को यहीं पे आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन के बीच में आप डायरेक्ट लगा सकें। मेरा यही एक तरीका है पढ़ाने का कि मैं किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पूरी चैप्टर के बारे में चर्चा कर लेता हूं, जो जो फॉर्मूले निकलते हैं, जो जो चीज़ें निकलती हैं, ताकि आप लोग एक बार एक पेज पर उसको लिख सकें। ठीक है, और फिर जो क्वेश्चन में तो जो जो फॉर्मूले नए आएंगे उनको तो हम लोग सीखेंगे ही, लेकिन अभी जहां तक मैं आपको बता सकता हूं कि क्वेश्चन कम से कम आपको करने में समस्याएं न हो, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब अगर यहां तक चीज़ें हो जाती हैं तो फिर, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो शब्दकोश वाले आते हैं, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम वाले आते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन इसमें सारे ही लगभग आपको दिए होंगे, जिसमें कहेगा कि एक खंबा है, खंबे से नीचे देखा जा रहा है, एक घर है, एक घर से नीचे देखा जा रहा है, एक घर है, घर की दीवार पे सीढ़ी डाला जा रहा है। ऐसे ऐसे प्रश्न आपके पास आएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप सुनिएगा, बस सुनने वाली ही चीज़ है। जब भी हमें बोलेगा तो आपको अपना दिमाग लगाना है और अनुभव करना है। जब भी कहेगा कि एक खंबा है, एक खंभे से, एक खंबा है और खंभे से मान लीजिए कोई देख रहा है, तो ऐसे देखेगा। खंबा हमेशा 90 डिग्री पे होगा। क्या याद करना है, खंबा हमेशा कैसे होगा सर, 90 डिग्री पे होगा। अगर आपसे कह रहा है कि एक घर है, घर से कोई बच्चा देख रहा है, किसी यहाँ पे वस्तु रखी हुई है, तो जो घर होगा वो कितने पे होगा, 90 डिग्री पे होगा। घर कितने पे होगा सर, 90 डिग्री पे होगा। घर कितने पे होगा सर, घर 90 डिग्री पर होगा। दूसरा एक क्वेश्चन बहुत फेमस है कि एक घर है और घर की दीवार पर एक सीढ़ी रखा जा रहा है, तो एक ध्यान दीजिएगा, घर हमेशा आपका क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा। अब सीढ़ी रखा जा रहा है, तो हम जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सीढ़ी, ये हमारा घर है, घर पे हमें सीढ़ी रखना है, तो कहते हैं इसको ऐसे रखते हैं, ये जमीन जो उसका आधार रहता है जमीन को टच करता रहता है और ये घर को टच करता रहता है, इस प्रकार से रहता है। तो जो सीढ़ी होगी वो सीढ़ी कैसी आएगी, ये सर सीढ़ी आएगी, सीढ़ी आएगी। ठीक है, ये क्या आएगी, सीढ़ी। सही लिख रहा हूँ, पता नहीं, देख लेना, गलत होगा तो माफ़ करना। ठीक है, तो ये हमारी सीढ़ी हो जाएगी। ये एक प्रश्न, ये एक प्रश्न करने का तरीका, ये एक प्रश्न करने का तरीका। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद होनी चाहिए। या कोई व्यक्ति की बात करेगा तो व्यक्ति भी कैसा रहेगा, 90 डिग्री पर ही हमेशा रहेगा। व्यक्ति भी हमेशा कैसा रहेगा, व्यक्ति भी हमेशा 90 डिग्री पर ही रहेगा। कहेगा किसी व्यक्ति की सूर्य से परछाई बन रही है तो व्यक्ति 90 डिग्री पर रहेगा, परछाई ऐसे बनेगी। ये सारे क्वेश्चन के बारे में चर्चा मैं आपसे सबसे पहले इसीलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आपको सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अभी हमारे पास टाइम है, तो हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। जितनी चीज़ें मुझे आपके साथ चर्चा करनी थी वो मैंने आप लोगों के साथ चर्चा कर दी है, उतनी चीज़ें आपको सबसे पहले प्रिपेयर कर लेना होगा। अब क्योंकि ये भाई पहली क्लास है, अभी आपको याद करने का ये सब टाइम भी नहीं दिया हूँ, समझा तो दिया लेकिन अभी आप लोगों को जिससे वर्ग याद करने का समय नहीं दिया, तो इसीलिए बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, स्टार्टिंग के ही कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे क्योंकि स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक्सरसाइज डाल देता हूँ, एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 9.1। आइए हम उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं।
कह रहा है सर्कस की एक कलाकार एक, अच्छा फिगर भी दिया हुआ, मैं फिगर भी बना देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखूंगा तो लंबा हो जाएगा, फिगर दिया हुआ है, फिगर नहीं दिया था तो जरूर बताता। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर पर बंधा हुआ है। तो ये हमारा खंभा है, खंभे से भूमि पर बंधा हुआ है, ठीक है। 20 मीटर दूरी पर चढ़ रहा है कलाकार, 20 मीटर की दूरी पर चढ़ रहा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो, देखिए डोरी का भूमि स्तर के साथ, तो ये डोरी है और ये भूमि स्तर है, तो 30 अंश का कोण ये दिया हुआ है, बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये मान लीजिए खंभे की हमें ऊंचाई h है, यही हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर आप इसको देखिए पहले ध्यान से, हमने आपके सबसे पहले आपके साथ क्या शेयर किया कि भैया अगर कोई प्रश्न ऐसा रहेगा जिसमें खंभा बोलेगा तो खंभा कितने पे रहेगा सर, खंभा सर हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा, बताया था कि नहीं बताया था। तो एक प्रश्न तो हमें सबसे पहले मिल गया। अब सर अगर ये 90 डिग्री पर है तो ये क्या हो जाएगा सर, ये कर्ण हो जाएगा सर, ये भी क्लियर हो गया। अब ये खंभा है, डोरी तनी हुई है। अब सर हमें निकालना क्या है, सर हमें h निकालना है, यानी कि खंभे की हाइट निकालनी है। लेकिन सर हमको तो कुछ दिया ही नहीं हुआ है, सर हमको कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो सर हम वो h कैसे निकालेंगे। तो इस परिस्थिति में हम थोड़ा सा प्रयोग करते हैं अपनी बुद्धि का। सर हमारे पास बुद्धि भी है जी, आपके पास बहुत बुद्धि है। हम यहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं सर, यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे थोड़ी सी अपनी बुद्धि का, और बुद्धि में चेक कीजिए कि ये क्या हो जाएगा लंब, ठीक है, ये क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा कर्ण, ये क्या हो जाएगा कर्ण, और ये क्या हो जाएगा लंब, क्योंकि थीटा के सामने क्या है लंब। अब यहाँ पर चेक करिए कि ऐसा कौन सा साइन की मतलब जो अंश है, जैसे कि साइन थीटा है कि कॉस थीटा है, क्या है त्रिकोणमिति उसका, कि जिसमें लंब और कर्ण आता है। सर लंब और कर्ण सोचने दीजिए सर। हाँ सर हमने पढ़ा था कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? जी सर बिल्कुल याद आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब यानी कि h अपॉन में कर्ण यानी कि 20 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? सर लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? यहाँ पे सॉरी साइन थीटा नहीं, साइन 30 डिग्री दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू लंब अपॉन में कर्ण। अरे पीछे हम लोग लंब कर्ण से साइन की वैल्यू निकाल लेते थे, तो यहाँ पे तो हमें h की वैल्यू निकाल ली है। जी सर लिख सकते हैं। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? सर साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2, और h सर दिया हुआ है 20, तो 20 को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो सर h इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन में 2, तो सर हो जाएगा 10, तो सर h इक्वल टू 10 और मीटर, यानी कि सर जो खंभे की ऊंचाई है वो कितनी है? ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन था बच्चों, जिसे आप लोग कर चुके हैं। खंभे की ऊंचाई कितनी है? तो 10 मीटर है। बस इस प्रकार से आपको यहाँ पर सोचना है बच्चों, इस प्रकार से आपको यहाँ पर सोचना है। बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। आप देख लीजिए हम लोगों ने पहले क्वेश्चन कर लिए। पहला क्वेश्चन किस सिद्धांत पर आधारित था कि बस साइन का पता होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू होता क्या है। तो सर हमें पता था कि लंब बटे कर्ण होता है, और लंब बटे कर्ण आप कैसे मालूम कर पाएंगे? जब आपको ये पता होगा कि खंभा 90 डिग्री पे होता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपके बारे में ये सारी चीज़ें चर्चाएं कर दी थी कि कोई बच्चे अब ये ना बोले कि सर यहाँ पे 90 कैसे आ गया, कि कोई खंभा लगा हुआ है तो वो सदैव 90 डिग्री पर ही लगा होगा। ऐसे अगर हम बात करें तो सदैव हमारे भी घर पे मोहल्ले में अगर आप देखेंगे, बात करेंगे गलियों में, तो 90 डिग्री पर ही लगा होता है, लेकिन कहीं कहीं नहीं भी लगा होता है, कहीं कहीं एग्जैक्ट 90 डिग्री पर नहीं होता है। लेकिन जब हम प्रश्न करेंगे तो वहाँ पर हम एग्जैक्ट 90 डिग्री ही लेकर चलेंगे, ठीक है, जहाँ पर हमें दिया ना हो। अब जहाँ पे बोल देगा कि खंभा 30 डिग्री पर लगा हुआ है तो वहाँ पर हम 30 डिग्री लेकर चलेंगे, लेकिन ऐसा किसी प्रश्न में आपको बोलेगा नहीं, ठीक है, बोलेगा नहीं। चलिए इसको करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए सेम क्वेश्चन है। आंधी आने से पहले पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है। इस पेड़ का शिखर से जमीन कर, चलिए इसको हम लिख लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व भी कर लेते हैं। लिखना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मार्कर की वेस्ट होने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। इनको लिखने में, करने में बड़े नहीं हैं, लिखने में बहुत बड़े हैं। क्या सर हमको तो लिखना भी है करना भी है, आप तो लिखने में ही परेशान हो जा रहे हैं। चलिएगा ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ सेकंड वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड वाले क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है बुक में। कह रहा है कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने पर एक पेड़ क्या होता है सर? एक पेड़ टूट जाता है। एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। मुड़ जाता है कि पेड़ शिखर जमीन को छू लेता है। कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। छूने लगता है। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। और इसके साथ सेम क्वेश्चन है, साथ 30 अंश का कोण बनाता है। 30 अंश का कोण बनाता है। आगे क्या कह रहा है? पेड़ के पाद बिंदु की जमीन की दूरी। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। जहां पेड़ का शिखर क्या करता है सर? जमीन को छूता है। 8 मीटर है। क्या है? 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस फिगर नहीं दिया हुआ। तो देखिए अब इसको भैया, कोई रॉकेट साइंस लगाना है सर, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, बहुत छोटा सा साइंस लगाना है। उस साइंस को हम लोग कहते क्या है? उस साइंस को हम लोग कहते हैं पढ़ो और लगा दो। समझिए, ये एक पेड़ था। मान लीजिए ये एक पेड़ था, ठीक है। अक्सर हम लोगों ने देखा भी है। आंधी आई, डिग 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 डिग। अब आंधी आई तो ये भाग यहाँ पे टूटा, ये भाग यहाँ से टूटा और ये लटक जाएगा। कैसे? ऐसे। और लटकता है तो भैया ये जमीन को छू देता है। तो ऐसा थोड़ी ना एकदम ऐसे इसके करीब आ जाता है, नहीं, कुछ ऐसे ही रहता है ना जी सर। तो ये भाग यहाँ से टूटा, ठीक है, और टूटने के बाद से ऐसे जमीन को छू दिया तो ऐसा कुछ बन जाएगा। पेड़ सदैव कैसे होगा सर? पेड़ सदैव 90 डिग्री पर होगा। और फिर कह रहा है कि जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो ये पेड़ का जो शिखर है ये टूटा, जमीन को छू रहा है और इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ शिखर जमीन को छूता है, मतलब पाद बिंदु ये है और शिखर जमीन को छू रहा है, ये है 8 मीटर है। तो ये दूरी दी हुई है 8 मीटर। तो कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हो जाते हैं बच्चे कंफ्यूज। देखिए अभी हम पहले आपको करके दिखाते हैं, आधे बच्चे यहीं तक करके छोड़ देंगे। देखिए पेड़ की हम इसको ले लेते हैं h, ठीक है। ये हो जाएगा सर हमारा कितना? ये हो जाएगा सर हमारा कर्ण। ये क्या हो जाएगा? हमारा कर्ण। और ये सामने वाला हो गया सर, ये h हो गया हमारा लंब। और ये सर जो हमारा नीचे है ये हो गया आधार। हमें निकालना क्या है सर? हमें लंब निकालना है। और जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आपको लंब निकालना था लेकिन कर्ण दिया हुआ था, यहाँ पे आधार दिया हुआ है। तो हम ऐसा लेंगे जिसमें आधार और लंब आते हो, क्योंकि एक दिया हुआ है, एक निकालना है और एंगल हमारे पास है तो हम निकाल सकते हैं। तो हमको क्या याद आ रहा है? हमको याद आता है सर ये लंब बटे आधार होता है कुछ।
हमने पूछा क्या होता है, तो सर शायद tan थीटा जो होता है ना वो लंब बटे आधार होता है। तो बच्चे ने बोला सर tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो लिख दीजिए tan थीटा बराबर लंब और बटे में आधार। तो हमने बोला बात तो सही है। तो बच्चे ने बोला सर हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री tan 30 डिग्री इज इक्वल टू में सर हम लिख सकते हैं कि सर हो जाएगा आपका आधार लंब यानी कि h और अपॉन में 8। तो हमने बोला भाई क्यों नहीं ले सकते हैं, हम तो लिखने के लिए फ्री हैं, हमको कोई क्यों रोकेगा लिखने से, आप तो लिख सकते हैं। तो बच्चे ने बोला सर लिख सकते हैं, मैंने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब उसने बोला सर तब हम क्या हो सकता है, सर हमें पता है कि tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में √3 और h अपॉन में 8। तो सर h इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सर h इक्वल टू हम लिख सकते हैं h अपॉन में √3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मैंने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। इतना कहने के बाद से फिर उसका उत्तर आता है, तब तो सर हम लोगों ने पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर ली, देखिए अब फिगर को ध्यान से देखिए आप लोग। तो सबने बोला सर हाँ अब तो हम लोगों ने पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर ली है। मैंने बोला एक बार फिर से फिगर को देखिए, वो सबने बोला यस सर पेड़ की ऊंचाई तो हम लोगों ने ज्ञात कर ली। मैंने बोला एक बार फिर से फिगर को देखिए। सर का बच्चे कहते हैं सर अब बताइए ना क्या करना है। यहाँ पर तो सर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हो गई, यहाँ पर तो सर पेड़ की जो ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करनी थी वो तो ज्ञात हो चुकी है, अब क्या किया जाए। मैंने बोला एक बार फिर से आधार लंब बटे में आधार tan थीटा पेड़ की ऊंचाई, ऐसे हम कुछ गलत कर दिया है क्या हमने, tan 30 की वैल्यू 1/√3 की √3, कंफ्यूज हो गया क्या, देख लेते हैं। तो tan 30 ऐसे भी देखिए आप लोग भी देख सकते हैं। तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है सर 1/2, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू सर √3/2। नहीं सही तो है, सही तो है भाई 2/, चलिए ठीक है 1/√3 ही होगा। तो ये हमारा 1/√3 हो गया सर, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। मैंने बोला ठीक है भाई यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया, आगे का प्रोसेस कैसे होगा। आगे देखिए यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई बोला है। अब ये बताइए ये पेड़ का भाग अगर टूट के गिर जाता है, ये देखिए ऐसे था ये पेड़ का भाग टूट गया, तो क्या ये भी तो पेड़ में ही है ना। तो जब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करेंगे तो ये पेड़ से अलग थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है, न कि पूछ रहा है कि टूटने के बाद बचे हुए भाग की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई में क्या हो जाएगा, एक भाग हमें ये भी निकालना पड़ेगा, तभी ना हम जोड़ पाएंगे। जो भाई भाग टूट के गिरा हुआ है ये भी तो पेड़ का ही हिस्सा है। यही प्रश्न बच्चे हर बार गलत करते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने निकाल लिया, लेकिन इसमें पेड़ की ऊंचाई बोला है, ये नहीं बोला है कि जो टूट के बचा हुआ है खड़ा उसकी ऊंचाई ज्ञात करो। यस सर बात तो आपकी सही है, तो हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत ये क्वेश्चन देखिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे यहीं पे करके छोड़ देते हैं। तो सर हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो अभी हमें कर्ण भी ज्ञात करना पड़ेगा। मैंने बोला बिल्कुल आपको कर्ण ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए सर हम लोग कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण ज्ञात करने के लिए सर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मैंने बोला बस आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ये तीनों है। तो क्या सर पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा, मैंने बोला बिल्कुल हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, मान लीजिए कर्ण आपका इसको मान लीजिए a है, तो क्या हो जाएगा सर a का स्क्वायर, या आप चाहें तो किसी और भी फॉर्मूले से लगा सकते हैं। कर्ण ये 30 दिया हुआ ना, तो इसी से लगा लीजिए ना, ये लंब हो गया, लंब बटे कर्ण, इसी से लगा लीजिए, सबसे ईजी हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं क्या सर sin 30 इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो लंब दिया हुआ है सर h और कर्ण दिया हुआ है a, और लंब हम लोगों ने कितना निकाल लिया है सर 8/√3। लंब हम लोगों ने निकाल दिया 8/√3। तो हमें a निकालना है, तो a को हम यहाँ पे लाते हैं, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, a इक्वल टू सर हो जाएगा 8/√3 इंटू में sin 30, और sin 30 की वैल्यू 1/√2, √2 ऊपर जाएगा तो सर a इक्वल टू हो जाएगा 16/√3। a की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 16/√3। अब बस प्लस कर दीजिए, पेड़ की ऊंचाई आपके सामने आ जाएगी। तो पेड़ की जो ऊंचाई है क्या हो जाएगी, पेड़ की ऊंचाई वो हो जाएगी बच्चों h+a। ये भी पेड़ का ही भाग है और ये भी पेड़ का ही भाग है। तो क्या आया था सर h+a सर हो जाएगा 8/√3 प्लस 16/√3। √3 को सर कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा सर 24/√3, और 24/√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर 3
इनटू में 8 में √3 और √3 से एक √3 कट जाएगा √3 टाइम्स में, तो सर 8√3 ये क्या आ गया सर 8√3 मीटर हमारा पेड़ की ऊंचाई आ गई। देख लीजिए 8√3 जो आ गया हमारा पेड़ की ऊंचाई आ गई। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है दूसरा वाला, निश्चित ही देखिए आपके पेपर में ये आ सकता है। यहाँ पर करके हमें नहीं छोड़ना था, पेड़ की ऊंचाई बोली थी तो पेड़ की ऊंचाई हम यहाँ से इस प्रकार ज्ञात करेंगे। मैं साइड हो जा रहा हूँ, जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। तो मैंने आज आपको 2 कॉन्सेप्ट शेयर किए, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन भी करवाया बच्चों और दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ करवा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे भी क्वेश्चन करेंगे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, लेकिन जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्लास 10th और 12th की बच्चों की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ जाइए। ठीक है सर। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।